Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोडिंग सबने स्टार्ट कर दिया ना? अब तक कुछ भी नहीं होगा, है ना? सब लोगों को, सब बच्चों को, ठीक है, अपने साइड से भी कोडिंग करनी है. जितना भी रोजाना हो रहा है ना, अपने साइड से सब कुछ ट्राई करना है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे से. ठीक है, कल हमने देख लिया था कि हाउ वी कैन डील विद द मिसिंग डेटा. ठीक है, हाउ वी कैन डील विद द रॉन्ग डेटा. ठीक है, तो डेटा हमारा रॉन्ग है तब हमें क्या करना है? डेटा हमारा डुप्लीकेट है तब क्या करना है? ठीक है, मल्टीपल रोज है हमारे पास, ठीक है, और डुप्लीकेट डेटा है ना? बहुत सारा डेटा डुप्लीकेट 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 होता जा रहा है, तो हमारे कोई काम का नहीं है. ठीक है, हमारे डेटा की एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, रिकॉर्ड्स हैं डुप्लीकेट वाले, है ना, तो कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगा. तो डुप्लीकेट डेटा को हटाना है, जिसके लिए हमारे पास मेथड था. ठीक है, क्या नाम था? Drop like ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट. ठीक है, ड्रॉप. ठीक है, हर तरीके के डेटा आपकी को आवाज है क्लियर नहीं है सर. एज का. ठीक है, एज. ये थोड़ी सी कॉल्स आने लगी इस टाइम पर. अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट वेट करो, क्योंकि किसी ने मेरे नंबर को, ठीक है, ओटीपी में यूज कर रहा है और बार बार मेरे पास कॉल्स आ रही हैं इस टाइम पर. ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया. अभी सही आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. चलो, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं. ठीक है, तो कभी भी डेटा में कुछ भी होता है, अगर मिसिंग डेटा है तो हमने डील करना सीख लिया है. ठीक है, मिसिंग डेटा को कैसे डील करते हैं एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. तो मिसिंग डेटा को हम कैसे इसको डील करेंगे? मिसिंग डेटा को, ठीक है, या तो हम वो वाली रो को डिलीट कर देंगे, या हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू से उसको फिल करेंगे, या हम मीन, मीडियन, मोड, इनसे फिल करेंगे. ठीक है, और इसके अलावा हम मिनिमम एलिमेंट से भी फिल कर सकते हैं और मैक्सिमम एलिमेंट से भी फिल कर सकते हैं. मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम में से जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, हमने मिनिमम वैल्यू हमने निकाली. कैसे निकलेगी? जैसे मीन नाम का फंक्शन होता है, मीडियन नाम का फंक्शन होता है, मोड नाम का फंक्शन होता है,
ऐसी min नाम का भी फंक्शन है और max नाम का भी फंक्शन है। तो हमने उस पर्टिकुलर कॉलम का जो मीन था, ठीक है, मीन निकालने के बाद उससे फिल कर दिया, मीडियन निकालने के बाद उससे फिल कर दिया, किसी से भी कर सकते हैं। सिमिलरली मिनिमम निकाला, उस कॉलम का जो मिनिमम होगा उसको निकाल के हमने उससे फिल कर दिया, ठीक है। तो डेटा की फिलिंग हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, अगर रॉन्ग डेटा फॉर्मेट में है, फॉर्मेट उसका गलत है, जैसे कल हमने एक डेट लिया था, डेट थोड़ा सा, जितना भी डेट थी वो सारे सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। लेकिन एक डेट हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं थी, तो हमने उसमें to_date time फॉर्मेट लगा दिया, फंक्शन लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक मिनट में दूसरा, और बार बार ये ओटीपी आ रहा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक बार और देखते हैं, वरना फिर मैं दूसरे से कनेक्शन करके देखता हूँ, है ना। ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज, अभी ठीक आ रही है। यस सर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, वरना फिर मैं दूसरे से कनेक्शन करता हूँ इंटरनेट का, ठीक है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है। हमारे पास जो भी डेटा फ्रेम है, ठीक है, अब हमें ये देखना ही है, ठीक है, कॉलम्स आपस में कैसे डिपेंडेंट है, हाउ कॉलम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब हो सकता है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से डिपेंडेंट हो, ये भी हो सकता है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से इंडिपेंडेंट हो, कोई लेना देना ना हो, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम ले लिया और किसी की एज ले ली, ठीक है, किसी पर्सन का नाम ले लिया, या हमारे पास उस कॉलम में जितने भी नाम है और दूसरे कॉलम में जितने भी एज है, तो नाम का एज से कोई रिलेशन नहीं है, नाम का एज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। भाई हम ये नहीं कह सकते कि राम किसी का नाम है तो उसकी एज 25 ही होगी या 20 से लेकर 30 के बीच में ही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। एज कितनी भी हो सकती है, हो सकता है कि 1 ईयर का हो सकता है 100 ईयर्स का हो, तो नेम का एज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कोई एक रिलेशन ऐसा ले लिया, कोई कॉलम ऐसा ले लिया, जैसे मान लो मैंने निकाला कि कितने एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस हो गया है आपको किसी कंपनी में, ठीक है, काम करते हुए। तो ये कैसे निकाला, मेरे पास दो कॉलम है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है कंपनी में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और दूसरा एक्सपीरियंस क्या है। तो ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक्सपीरियंस, ये कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो देयर आर some columns which are dependent on some other columns and there are some columns which are independent, ठीक है। तो यहां पर कॉर, ठीक है, कॉर स्टैंड फॉर को रिलेशन, कॉर स्टैंड फॉर को रिलेशन, नाम से ही समझ में आता है हाउ दे आर को रिलेटेड, ठीक है। हमने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वहां पर भी क्या था, आप देखते थे कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते थे, तो हम ये देखते थे कि हाउ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर रिलेटेड और इंटर रिलेटेड, हाउ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो एक्स की मल्टीपल वैल्यूज होती थी और वाई की भी मल्टी, नेम ऑफ द कॉलम एंड वाई इज द नेम ऑफ द कॉलम, एक्स कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज एंड वाई कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। और एक्स और वाई अगर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो हम उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी में हम जब अपना डेटा फ्रेम देखेंगे या हमारा जो भी डेटा होगा, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ दीज कॉलम्स आर इंटर रिलेटेड, हाउ दीज कॉलम्स आर कोरिलेटेड, ठीक है। लेकिन कोरिलेशन हमेशा जो होगा वो हमेशा याद रखना है, कोरिलेशन हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज पर होगा,
ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा कि जैसे एज ले ली और मैंने पर्सन का नाम ले लिया, तो पर्सन का नाम से एज का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि नेम क्या है, नेम स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है, नेम स्ट्रिंग डेटा है, और यहाँ पे पांडास में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग डेटा है और न्यूमेरिक डेटा है, तो वो तो वैसे भी कोरिलेटेड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन जब भी होगा वो किसके बीच में होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में होगा। मतलब हमारे डेटा फ्रेम में मान लो 10 कॉलम है, ठीक है, इफ आई एम हैविंग 10 कॉलम्स इन माय डेटा फ्रेम and out of these 10 columns, ठीक है, contains numerical values, ठीक है, इस 10 columns contains four columns contains, okay, then we can correlation of the columns contains numerical values, ठीक है। कोरिलेशन हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले कॉलम निकलेगा, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं हो। मान लो किसी का नाम ले लिया, किसी का एड्रेस ले लिया है, एड्रेस का क्या कोरिलेशन क्या निकालेगा, नहीं निकालेगा। और हमने मैथमेटिक्स में भी अच्छा है कि भाई हमारे पास अगर मल्टीपल न्यूमेरिकल डेटा ग्राफ कर सकते हैं और रिलेशन हम फाइंड आउट कर, स्ट्रिंग पे कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कोरिलेशन जो हम निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज पर, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर वॉइस क्लियर हाँ, नहीं है तो कोई समझ क्वेरी में है? नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, वॉइस क्लियर आ नहीं रही है, एक मिनट, मैं फिर कनेक्शन फिर दूसरे से ही करता हूँ। ये कुछ किसी ने मेरा नंबर ले रखा है, ये कोई गड़बड़ी कर रहा है। मैं अभी दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, है ना, थोड़ा सा वेट करो। हेलो, अब देखना सही आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये कोई बदमाशी कर रहा है कोई स्टूडेंट, ठीक है, उसके पास मेरा नंबर पहुंच गया है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट पे उसने नंबर दे रखा है, और ओटीपी आए जा रहे हैं, जिससे ये सारी क्लास अभी भी आ रही है। देखो, ठीक है, ज़ेप्टोन, पे मल्टीपल रिचार्ज, हाउसेट, डील शेयर, खाता बुक, गेमजी, ओयो रूम्स, ठीक है, ये तुम्ही में से तो कोई नहीं है। रेडवर्स, हाउसेट, डैकेथलॉन, चलो ठीक है, अब आ रही है वॉइस, क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, दोबारा से मैं समझाता हूँ इसी को। सर हम्म। तो जैसे हाँ नेम है बताओ। और नेम अलग कॉलम है और सरनेम अलग कॉलम है, तो सर नेम और सरनेम में कोरिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हम?
ये तो रिलेटेड है नहीं, सर। वो कोरिलेशन नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं बन रही है। जैसे आपने नेम लिया और सरनेम ले लिया, तो अब आप देखोगे, जैसे मान लो आपने लिखा पीयूष गुप्ता लिखा, ठीक है, तो पीयूष गुप्ता लिखा और फिर आपने सरनेम लिख दिया गुप्ता, एक कॉलम में गुप्ता लिख दिया, एक में लिखा है पीयूष गुप्ता, और फिर नीचे वाले में लिखा है पीयूष वशिष्ठ, और फिर सरनेम में लिखा है वशिष्ठ, ठीक है। तो कोई रिलेशन मतलब ऐसे नहीं बन रहा है, बस ये है कि हाँ तुमने क्या किया है उसमें से ऐसे निकाला है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि पीयूष वशिष्ठ के साथ वशिष्ठ ही होगा, ठीक है, पीयूष वशिष्ठ के साथ और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी और कोरिलेशन आपने मैथमेटिक्स में भी अच्छे से पढ़ा है, मैथमेटिक्स में आपने पियर्सन कोएफिशिएंट निकाला होगा, कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस करके एक चैप्टर होता था, ठीक है, याद होगा आप सबको, याद है या नहीं है, पढ़ा है Yes, कि नहीं sir. पढ़ा है, Yes, कोरिलेशन एंड sir. रिग्रेशन एनालिसिस BYX. पढ़ा है ना। हाँ ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस में आप देखते हो सारा का सारा डेटा वो न्यूमेरिकली होता है, ठीक है, और उसमें यही होता है कि हाउ द एक्स वैल्यूज आर रिलेटेड टू वाई वैल्यूज, ठीक है, तो हम उसमें कोरिलेशन निकालते थे, तो वही कोरिलेशन यहाँ पे निकालना है। अच्छा, निकालना क्यों है, निकालना इसलिए क्योंकि जब हम आगे जाके मशीन लर्निंग लगाएंगे, तो मशीन लर्निंग में जब हम प्रिडिक्शन करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हमें अपना डेटा ये समझ में आना चाहिए कि हाउ द कॉलम्स आर इंटर रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो दैट प्रिडिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स, वो प्रिडिक्शन आपके कॉलम्स पे डिपेंडेंट है। अच्छा, कॉलम्स पे डिपेंडेंट क्यों है भाई? सिंपल सी बात है, कोई भी चीज है, जैसे आपने घर बनाया, ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा एग्जांपल, जैसे मान लो हाउस प्रिडिक्शन है, ठीक है, हाउस प्रिडिक्शन में क्या है, अब हाउस की कॉस्ट का प्रिडिक्शन है, भाई ये घर बनाया है और घर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो घर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे उसके अंदर कितने रूम है। हाँ हाँ, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, ठीक है, तो कितने रूम्स हैं उसके अंदर, कितने टॉयलेट्स हैं, ठीक है, क्या मटेरियल यूज किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब लेकिन सारी चीजें, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, सब पे डिपेंडेंट है या नहीं है, या किसी ऐसे फीचर पर, एक फीचर ऐसा है कि जिसपे हाईली डिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ फीचर ऐसे हो सकते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, मान लो कुछ फीचर ऐसे ले लिए जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब हाउस की रेट का प्रिडिक्शन कर रहे हैं और एक ऐसा फीचर ले लिया जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, किसी के मार्क्स निकालने हैं, किसी का एवरेज निकालना है, किसी की परसेंटेज निकालनी है, अब मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, भाई इसकी परसेंटेज कितनी आई। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको कौन सा डेटा चाहिए, आपको डेटा चाहिए उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, भाई फिजिक्स के में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, तो उसके मार्क्स कितने हैं, लेकिन मैंने मार्क्स की जगह क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया है, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं आपको मार्क्स ना दूं और मैं नाम दे दूं, ठीक है, नाम दे दूं, तो कोई फायदा है क्या? भाई नाम से तो मैं मार्क्स नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, नाम से तो मार्क्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो वो फीचर क्या है, जो मैंने नाम दिया है वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने ये कॉलम्स को देखना पड़ेगा कि वो कितने डिपेंडेंट हैं, आपस में कितने डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो वो हम कॉर फंक्शन से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कॉर फंक्शन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो कॉर फंक्शन लगने से कैसे आंसर किस तरीके से आएगा, ठीक है, उस चीज को समझ लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर ये मैंने लगाया है डेटा फ्रेम पर, ये कॉर सिंपल सा मेथड है, ठीक है, डेटा फ्रेम पे कॉर लगा देना है, सिंपल, ठीक है। कैसे लिखना है, df डॉट कॉर, df डॉट कॉर, ठीक है, CORR, ठीक है। तो ये लगाने के बाद डेटा किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं आपके डेटा फ्रेम में, जितने भी कॉलम्स हैं, उस कॉलम्स में जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो क्या होंगे, वही वही कॉलम्स यहाँ पे दिखाई देंगे, वही कॉलम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब हम अपने वाले डेटा में देख लेते हैं भाई कैसे चल रहा है, तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं, गूगल कोलैब में ओपन करता हूँ,
देखो इसमें मैंने ये पहले से लिख रखा है, ठीक है, जिससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। तो देखो इसमें मैंने क्या किया है, फाइल को रीड किया है, ठीक है, वही मैंने लगाया इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और रीड अंडरस्कोर सीएसवी से मैंने फाइल को रीड कर लिया है, ठीक है। हेड से मैंने ये डिस्प्ले करा लिया है, तो आपको अच्छे से पता है कि इस तरीके से डेटा आता है आपका, ठीक है। वही आइरिस डेटा सेट है, तो सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीसीज, ठीक है। सो यू आर हैविंग टोटल 5 कॉलम्स, ठीक है, यू आर हैविंग टोटल 5 कॉलम्स, 5 कॉलम है, एंड आउट ऑफ दीज 5 कॉलम्स यू आर हैविंग 4 कॉलम्स व्हिच कंटेन्स न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा किस किस में है, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। स्पीसीज में न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, स्पीसीज में न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। तो जब हम कॉर मेथड अप्लाई करेंगे तो स्पीसीज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाले कॉलम में मैंने क्या किया है, इसी डेटा फ्रेम पर, ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम मैंने डेटा दे रखा है, ठीक है। आप डीएफ देना चाहते हो डीएफ दे सकते हो, ठीक है, जो भी नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है कॉर मेथड, ठीक है। तो कॉर मेथड लगाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पीसीज नाम का कॉलम नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज स्पीसीज कंटेन्स स्ट्रिंग डेटा। तो देखो सैपल लेंथ आ रहा है, सैपल विड्थ आ रहा है, पेटल लेंथ आता है, पेटल विड्थ आता है, और जितने भी, ठीक है, कॉलम में भी वही आएगा और रोज में भी बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। अब ये आएगा कि डिपेंडेंसी कैसे है, डिपेंडेंसी किस तरीके से डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी कैसे, जो देखो एक जैसे कॉलम के नाम होंगे, एक जैसे नाम होंगे, जैसे सैपल लेंथ, ठीक है। आज कुछ इंटरनेट कनेक्शन, सैपल लेंथ से कैसे रिलेटेड है, तो वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है। भाई कोई भी कॉलम अपने आप से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई भी कॉलम अपने आप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसकी कोरिलेशन वैल्यू होगी 1, उसकी कोरिलेशन वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो सैपल लेंथ से कैसे कोरिलेटेड है, डायरेक्टली कोरिलेटेड है, तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो हर एक कॉलम अपने आप से, हर एक कॉलम अपने आप से कोरिलेटेड, डायरेक्टली कोरिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो आप देखो सैपल लेंथ से 1 है, सैपल विड्थ से 1 है। डायगोनल एलिमेंट आप देखो, सीधा डायगोनल एलिमेंट का मतलब है खुद से क्या कैसा रिलेशन है, तो खुद से तो डायरेक्टली रिलेशन होगा, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो डायगोनल एलिमेंट आप देख सकते हो, डायगोनल एलिमेंट में सब में 1 है, 1 1 1 1, सैपल लेंथ 1, सैपल विड्थ 1, पेटल लेंथ 1, पेटल विड्थ 1, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे से एक कॉलम दूसरे कॉलम से कैसे कोरिलेटेड है। तो सैपल लेंथ सैपल विड्थ से, पेटल विड्थ से कैसे रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, आइदर इट विल कंटेन पॉजिटिव वैल्यूज और इट विल कंटेन नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है, कि पॉजिटिव वैल्यू है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव वैल्यू है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी चीज समझ में आ गई साइन से, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड अगर आपका नियरली 1 होता है, अगर नियरली 1 होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.9 होता है, 0.9 समथिंग होता है, 0.88 समथिंग होता है, तो इट इज क्लोजर टू 1, 0.7, 0.75, 0.83, 0.86, 0.9, तो इसका मतलब है कि उसकी भी डिपेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, उसकी भी डिपेंडेंसी ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं सैपल लेंथ और पेटल लेंथ की, सैपल लेंथ एंड पेटल लेंथ, तो इसकी वैल्यू है 0.871754। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि सैपल लेंथ कहीं ना कहीं पेटल लेंथ से, ठीक है, ज्यादातर रिलेटेड है, ठीक है, ज्यादातर रिलेटेड है, मतलब ठीक है, रिलेशन अच्छा बनना है इसका। लेकिन यही अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू कम होती, 0.7 की जगह होता मान लो 0.17, तो 0.17 समथिंग होता, यानी कि 0.5 से नीचे ही है, 0.5 से नीचे, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब सैपल लेंथ और पेटल लेंथ फिर हाईली कोरिलेटेड नहीं है, मतलब कोई डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं बन रही है, ठीक है, कोई डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं बन रही। तो कोर फंक्शन से हमें यह समझ में आता है
कि हाउ कॉलम्स आर कोरिलेटेड, या कितने डिग्री तक वो कोरिलेशन आ रहा है, कितने रिलेशन तक, ठीक है, डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर ये बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा। सर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस प्रेडिक्शन। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सही से समझ नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड बस वेट करना, एक सेकंड वेट। ठीक है, तो मतलब जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, आपके पास जो भी डेटा फ्रेम है, ठीक है, आपने हाउस की रेट की प्रिडिक्शन की, तो हाउस की रेट की प्रिडिक्शन किस पे डिपेंडेंट है? आपके नंबर ऑफ रूम्स पे डिपेंडेंट है, या आपको जो हाउस मिल रहा है वो कितने एरिया में बना है? ठीक है, अब आप सोचो कि हाउस की रेट डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर? एरिया पर। ठीक है, एरिया पे डिपेंडेंट है। अगर आप एरिया बढ़ाओगे, अगर एरिया बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया कि भाई आपकी परसेंटेज क्या है, आपका आपका मैथ के मार्क्स कितने, मैथ्स के मार्क्स कितने, फिजिक्स के मार्क्स कितने, केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये ले लिया। तो अगर मैथ्स का स्कोर बढ़ेगा, फिजिक्स का स्कोर बढ़ेगा, केमिस्ट्री का स्कोर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी आ रही है। और मान लो जैसे एक सब्जेक्ट ऐसा है, मान लो जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्टिव है, जैसे 12th क्लास में कभी कभी होता है, ठीक है, बोर्ड पे डिपेंड करता है कि भाई एक सब्जेक्ट ऐसे चला देते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट चला देते हैं। ठीक है, अब एडिशनल सब्जेक्ट चला दिया, अगर मान लो ये भी कह दिया है कि भाई इस सब्जेक्ट की परसेंटेज मैटर नहीं करेंगी, ठीक है, सिर्फ आपको पास होना है, लेकिन सब्जेक्ट की परसेंटेज मैटर नहीं करेंगी। तो अब आप देखो, वो सब्जेक्ट की परसेंटेज मैटर नहीं कर रही है आपकी परसेंटेज पर। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मार्क्स है वो डिपेंडेंट है आपकी परसेंटेज निकालने में। ठीक है, तो जो कॉलम्स है वो डिपेंडेंट है या नहीं है, आपस में कोरिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता लगाई जाती है इससे। ठीक है, तो अब इसमें जो कोर में जो आंसर आता है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के कॉलम्स आएंगे, और इसमें जो वैल्यूज होगी वो किस किस के बीच में होगी? वो होगी -1 से लेके +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब वैल्यू पर आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड पर आ जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हाई है, हाई का मतलब क्या है? 0.8, 0.9, 0.823, 0.856, 0.8321, 0.95, 0.99, ये हाई वैल्यूज हैं। तो हाई वैल्यूज आपकी किधर भी हो सकती हैं, पॉजिटिव में भी हो सकती है हाई वैल्यूज, और नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव में हाई वैल्यूज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ठीक है, ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब एक कॉलम के चेंज होने से दूसरा कॉलम, ठीक है, चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज होगा, क्योंकि ज्यादातर क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। और नेगेटिव में 0.81 है, 0.86 है, 0.89 है, 0.95 है, तो क्या है, वो इनवर्सली है, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम होगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों में ज्यादा रखा है हमने, और लेकिन साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक को कम करने से दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, एक को कम कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, या एक को ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है, जब मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, अब उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या कि मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड कम है मतलब 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, 0.5 से नीचे रखते हैं, 0.5 से नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 0.2, 0.1, 0.6, इस 0.6 नहीं, 0.4, 0.32 ऐसी वैल्यूज हैं। अब ऐसी वैल्यूज है तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, कैसी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। और नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा कॉलम किस कॉलम से हाईली कोरिलेटेड है। तो हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि अगर मैं ये फैक्टर लूंगा
ठीक है, और ये फैक्टर लूंगा। अच्छा देखो और क्या चीज होती है, ये और कहाँ फायदा करता है, जब हम मशीन लर्निंग का कोड लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स हो सकता है बहुत सारे कॉलम्स हो सकता है बहुत सारे कॉलम्स हो, मान लो 100 कॉलम्स है, ठीक है। देखो इसका बेस्ट एडवांटेज क्या है, जो कॉर का जो मैं बेस्ट एडवांटेज आपको बताऊं, ठीक है, ये कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन फायदा कहां करेगा, फायदा करेगा जैसे मशीन लर्निंग की हमने एल्गोरिथम लगाई और एक ऐसे डेटा सेट पे लगाई, मान लो उसमें 100 कॉलम्स है, अभी तो हमारे पास 5 ही कॉलम है, मान लेते हैं कि 100 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब 100 कॉलम्स में मैं जब एनालिसिस करूंगा तो 100 के 100 कॉलम्स यूज नहीं करूंगा मैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मशीन लर्निंग का हम कोड लगाए या डीप लर्निंग का कोड लगाए तो हमारे पास डेटा सेट में जितने कॉलम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रिडिक्शन में काम करें, सारे के सारे क्लासिफिकेशन में काम करें, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सारे के सारे कॉलम्स हम नहीं लेते हैं, सारे के सारे कॉलम्स लेने का मतलब आप समझ रहे हो, सारे के सारे कॉलम्स हमने ले लिया तो हमारा जो कोड है ना वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा सेट भी हमारा बहुत बड़ा है, कॉलम्स भी बहुत बड़ा है, तो हम सारे कॉलम्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो भाई कौन से फीचर्स को, कौन से कॉलम्स को कंसीडर करते हैं, तो देखो अगर 100 कॉलम्स है और 100 कॉलम्स में से अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये कॉलम इससे हाईली कोरिलेटेड है, मान लो एक कॉलम ऐसा आया वो 10 कॉलम से डायरेक्टली कोरिलेटेड है, एक कॉलम 10 कॉलम से डायरेक्टली कोरिलेटेड है और आपके पास 100 कॉलम्स थे, तो एक कॉलम 10 कॉलम से हाईली कोरिलेटेड है, तो क्या वो 10 कॉलम आप अपनी प्रेडिक्शन में यूज करोगे? मतलब एक कॉलम हमने ले लिया और एक कॉलम 10 कॉलम से कोरिलेटेड है, ठीक है, तो आप खुद बताओ कि एक कॉलम, ठीक है, और 10 कॉलम और हैं और बाकी के और कॉलम्स हैं, ठीक है, तो देखो टोटल कितने हो गए मैं बता देता हूं आपको, एक कॉलम हमने लिया और 10 कॉलम से कोरिलेटेड है, तो कितने कॉलम हो गए टोटल, 11 हो गए, 1 और 10 11, अब बचे कितने, 89 कॉलम्स बचे, अभी हम 89 की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो 1 कॉलम 10 कॉलम से कोरिलेटेड है। अब आप मेरे को बताओ 89 कॉलम्स तो अलग बात हो गई, 1 और 10 कॉलम्स जो कोरिलेटेड है, तो क्या मैं 11 के 11 कॉलम्स को कंसीडर करूंगा अपनी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम में? क्या कोई फायदा है उसका कि 11 के 11 यूज करूं, 11 यूज करूं या सिर्फ एक यूज करूं, एक कॉलम यूज करूं, एक यूज करूं या 11 के 11 यूज करूं? तो 1 8 सिर्फ एक यूज करूंगा, सर, सिर्फ एक एक question यूज है। करूंगा, ठीक है, क्यों यूज करूंगा, सुनो, क्यों यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो एक है वो बाकी 10 से भी तो हाईली कोरिलेटेड है, अगर मैं ये बढ़ाता हूं तो ये भी बढ़ेगा, 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 ये कम करूंगा तो ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, तो मैं जब एक ही चीज से वो चीजें पता चल रही हैं, एक ही कॉलम से जब सारी चीजें पता चल रही हैं, तो मैं इनको फिर कंसीडर ही क्यों करूं? ये जो 10 कॉलम्स है ये तो फालतू में टाइम बढ़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक सर, है। एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर, यहाँ पे हम एक ही कॉलम लेंगे, वो क्यों लेंगे वो तो समझ में आ गया, क्योंकि वो हमारा रन टाइम हमारा कम कर देगा। लेकिन हाँ अगर हम लोग हाँ एक से हाँ, ज्यादा लेंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी तो ज्यादा अच्छी देगा ना। नहीं 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 नहीं, देखो होता क्या है, जब हमारे पास जब बहुत सारे कॉलम्स होते हैं ना, एक एक स्टेप आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, इसी को कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, है ना, आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है, और हो सकता है आपने सुना भी हो फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जो हम कॉलम बोल रहे हैं, कॉलम बोल रहे हैं, कॉलम इज एक्चुअली अ फीचर, कॉलम इज एक्चुअली अ फीचर, ठीक है, तो फीचर एक्सट्रैक्ट करने, अब फीचर एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, फीचर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, 100 कॉलम्स हैं, तो हम कभी भी 100 कॉलम्स नहीं लेते हैं, कभी भी सारे फीचर्स नहीं लेते हैं, उनमें से हम वो वाले फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे, ठीक है, कोड में, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में एक तो एक्यूरेसी अच्छी हो, दूसरा टाइम कम हो, ऐसा ना हो कि सारे के सारे कॉलम्स हमने लगा दिए, भाई हाँ। एक कॉलम, ठीक है, बाकी जो 10 कॉलम्स हैं हमें पता है कि ये बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है, 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 देखो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है
है ना। जैसे मान लो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, मान लो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, x प्लस 99y, ठीक है, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं आपको। देखो ये मैंने लिखा x, ठीक है, x प्लस 99 y, ठीक है, ये लिखा है ना, और z इक्वल्स टू, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा z इक्वल्स टू x प्लस 99y, ठीक है। अब आप देखो कि ये किस पे हाईली डिपेंडेंट है, z इक्वल्स टू x प्लस 99y लिखा, ये x पर हाईली डिपेंडेंट है या y पे ज्यादा हाईली डिपेंडेंट है? y पे ज्यादा डिपेंडेंट है, y पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर देखो अब फीचर दोनों है, x भी फीचर है और y भी फीचर है, x भी फीचर है, y भी फीचर है, ठीक है। और अगर इसको भी मैं अगर मान लो कर देता हूं 0.1x प्लस 99y, तो 0.1x प्लस 99y, आप देखोगे मेरे पे दो फीचर है x और y, क्या x को लेना आप पसंद करोगे? नहीं, नहीं सर, नहीं उसको कंसीडर ही लेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब 0.1 होता है, 0.2 होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी 99 होता है, 98 होता है, 97 होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये है कि भाई 98, 97, 95 इस तरीके से डेटा है, ठीक है, तो अगर मैं y को कंसीडर करूंगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे ही फीचर को कम किया जाता है, ठीक है, ऐसे ही फीचर को हम कम करते हैं, सारे फीचर नहीं लेते हैं। जब हमारे पास डेटा सेट कम है या हमारे पास कॉलम कम है, आप ले लो, तब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तब आप ले लो भाई, 5 कॉलम है, 6 कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है ना, डेटा सेट छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आगे की मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जब कॉम्प्लेक्स होती हैं या डीप लर्निंग में तो आता ही आता है, आप देखोगे आगे जाके डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन करते ही करते हैं, और फीचर एक्सट्रैक्शन वहां पे ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, यहाँ पर मैनुअली करना होता है, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर एक्सट्रैक्शन से क्या फायदा है, देखो किसी भी बड़ी चीज को चाहे डेटा सेट है चाहे कहीं पर भी, ठीक है, नॉर्मली आप देखो, जैसे आपके लिए कंपनी भी आती है, जब आप कंपनी में बैठते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो, ठीक है, आप सिलेक्शन के लिए बैठते हो, तो उनका भी एक प्रोसेस होता है, भाई 5000 बच्चे हैं या 1000 बच्चा है, 2000 बच्चे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं पहले, ठीक है, वो भी, उसका भी एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। क्या एलिमिनेशन प्रोसेस होता है भाई, हम थ्रू आउट 60 को बैठाएंगे, ठीक है, सारे बच्चों को नहीं बैठाएंगे, थ्रू आउट 60 बच्चों को बैठाएंगे, तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस हो गया, मतलब जहां 2000 बच्चे थे वहां मान लो 1000 बच्चे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुए, तो 1000 वाले बच्चे कितने हो गए, 500 हो गए, और फिर फाइनल होते होते 300 के करीब हो गए। तो वो भी क्या है, एलिमिनेशन प्रोसेस है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, फीचर सिलेक्शन प्रोसेस है या स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर भी कॉलम सिलेक्शन प्रोसेस है, कॉलम सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब सारे कॉलम हमारे काम के नहीं है, ठीक है, हमारे सारे कॉलम काम के नहीं है, हमें कॉलम को कम करना है। अच्छा, कॉलम को कब कम कर रहा है, जब हमारे कॉलम्स बहुत ज्यादा हो, जब हमारे फीचर्स बहुत ज्यादा हो, जब लिमिटेड कॉलम्स है, ठीक है। अब लिमिटेड कॉलम्स में भी हो सकता है, तो 5 कॉलम है तो 5 कॉलम हो सकता है, या हमारे काम के ना हो, 3 से ही काम चल रहा हो, 2 से ही काम चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उन कॉलम्स को कम करना है, ठीक है, क्योंकि कॉलम्स को बढ़ाने से देखो, जब डिपेंडेंसी आ रही है, एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो हम एक चीज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी से इफेक्ट है आपकी दूसरी चीज, तो वही हमारे रिजल्ट पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो व्हाई वी आर कंसीडरिंग द सेकंड कॉलम, ठीक है, जिसका तो सर जो हमारी इम्पैक्ट हमारा, तीन चीजें, जो हमारी एक्यूरेसी 3 चीजें देगी, वो वही सेम एक्यूरेसी हमारी वो एक अकेली चीज देगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन से कभी भी एक्यूरेसी ऐसे कम नहीं होती है ना। फीचर अगर देखो डिपेंडेंट है, हाँ, लेकिन फीचर आपने एक ऐसा छोड़ रखा है, मान लो कोई फीचर आपने ऐसा छोड़ रखा है
जो हाईली डिपेंडेंट है आपके प्रिडिक्शन में, ठीक है, और वो पीछे छोड़ दिया तो एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा, तो हमें अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में ऐसा कॉलम जरूर लेना है जो आपकी प्रिडिक्शन में, क्लासिफिकेशन में काम कर रहा है, और उसको कंसीडर करके चलना ही है, ठीक है। लेकिन एक कॉलम और ऐसा है जो आपस में रिलेटेड है, तो आप बस उसी को लो, एक को लो, सबको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कोरिलेटेड है। एक को ले लिया तो वो प्रेडिक्शन जब कर रहा है तो दूसरे को भी लेंगे तो वही प्रेडिक्शन करेगा, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है ना। अगर किसी की एक्यूरेसी आ रही है 95.6, ठीक है, किसी की आ रही है 95.5, ठीक है, तो मोर और लेस दे आर सिमिलर, ठीक है, क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कोरिलेशन हो गया है, ठीक है, कोरिलेशन हमने ये पता लगा लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आते हैं इधर, ठीक है, ये कोड मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, यहाँ पर कोरिलेशन भी कर लिया है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं एक एट्रीब्यूट की जिसका नाम है शेप, ठीक है, शेप, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने नमपाई में भी पढ़ा है ना, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई नमपाई में आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो शेप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो शेप क्या करता है, देखो कभी भी आपका जो डेटा सेट है, वैसे तो हमें पता ही है कि आइरिस डेटा के सेट के अंदर 150 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी भी डेटा सेट की हमें अगर पता करना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी मैं फीचर की बात करूंगा, फीचर का मतलब है कॉलम, ठीक है, फीचर का मतलब है कॉलम, ठीक है, फीचर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, और इनकी वैल्यूज के बेसिस पे पता चल रहा है कि वो फ्लावर कैसा है, सेटोसा है, वर्जिनिका है, वर्सिकल है, ठीक है। तो आगे आके हम ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे भी। तो अगर हमें कभी भी अपने डेटा सेट में, चाहे कोई भी डेटा सेट हो, once you read the CSV file, once you read the Excel file or JSON file, whatever it is, once you read the file, you will be having one data frame, and you can find out the number of records, the number of rows, and the number of columns, or the number of features of your data set at any instant of time. You can find out it, ठीक है, ठीक है। तो कभी भी पता लगा सकते हैं आप, हेड से पता लगा लो तो भी पता चल जाएगा, हेड से लेकिन वो सारे रिकॉर्ड्स भी आ जाते हैं। शेप से क्या होगा, सिर्फ आपको ये बताएगा कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। तो आपको क्या लिखना है, डेटा फ्रेम का नाम, ठीक है, df डॉट शेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से डेटा डॉट शेप, ठीक है। डेटा क्या है, डेटा इज द डेटा फ्रेम, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आ गया है 150,5। 150,5 मतलब 150 रिकॉर्ड्स हैं और 5 कॉलम है। 5 कॉलम कौन से हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीसीज, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कभी भी डेटा टाइप पता करना है भाई, कभी भी कॉलम्स, हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, हमें ये पता चल गया। देखो ये सब चीजें हम कर क्यों रहे हैं, ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा डेटा है हमें पहले खुद समझना पड़ेगा, कि डेटा सेट में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, और उन कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या क्या है, किसमें न्यूमेरिकल डेटा है, किसमें स्ट्रिंग वाला डेटा है, ठीक है, किसमें नल वैल्यूज है, कितने एम्प्टी सेल्स हैं, किसने रॉन्ग डेटा है। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जब हम अपने डेटा को अच्छे से समझेंगे तभी हम अच्छी एनालिसिस कर पाएंगे। तो हमें डेटा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा मस्ट बी देयर, ठीक है। आपको डेटा को अच्छे से समझ लेना है। तो पहला हमने काम ये दिया कि भैया हमने अपना डेटा रीड कर लिया है। अब डेटा रीड करने के बाद हमने ये पता लगा लिया है कि कितनी रोज है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई जो कॉलम्स है उसमें किस किस तरीके की वैल्यूज हैं,
तो किस किस तरीके की वैल्यूज है, मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेटा टाइप्स ऑफ ऑल द कॉलम्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेटा टाइप्स ऑफ ऑल द कॉलम्स। तो कैसे करेंगे भैया, डेटा फ्रेम का नाम लिखो और डॉट डी टाइप्स लगा दो, डॉट डी टाइप्स लगा दो। तो देखो डॉट डी टाइप्स लगा दिया तो ये सारे कॉलम्स का आपको डेटा टाइप बता देगा। तो भाई कितने कितने हैं, 5 कॉलम्स है ना, तो 5 कॉलम्स है। तो आप देखो सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ कैसे है, फ्लोट थे तो ये भी फ्लोट दे रहा है, ये भी फ्लोट दे रहा है, फ्लोट 64, फ्लोट 64, फ्लोट 64, फ्लोट 64, ठीक है। और स्पीसीज मैंने आपको बताया कि यहां पर स्ट्रिंग वाला डेटा, स्ट्रिंग वाला डेटा आपका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बन जाता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। तो स्पीसीज का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ सर एक तो ये बता दीजिए, जैसे इसमें ये लिखते आता है इनको 64 क्लोज 64, सर इसमें हमें ये पता कैसे चलता है कि इसका वो 64 बाइट बिट की यूज कर रहा है? देखो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, सबके लिए फिक्स है कि इंटीजर के लिए 32 बिट्स ले रहा है या 64 बिट्स ले रहा है, ठीक है। फ्लोट के लिए कितने बिट्स ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखो आपके पास जैसे इंटीजर है या फ्लोट है, फ्लोट 64 बिट ले रहा है, ठीक है, ये बिट्स हैं, ये नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो आपका जो फ्लोट नंबर है वो मशीन में कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट के लिए 64 बिट्स लेता है, बाय डिफॉल्ट 64 बिट्स लेता है। लेकिन हाँ, इफ यू वांट टू कंप्रेस इट वी कैन कंप्रेस, ठीक है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हम कम करेंगे, ठीक है, बाद में कम करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या है, 64 बिट्स हमारा फ्लोट के लिए लेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो चलो अब हमें कितनी चीजें समझ में आ गई कि हमारे डेटा सेट में कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं, ये समझ में आ गए। और कॉलम्स में डेटा किस तरीके का है, न्यूमेरिकल डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, ये भी समझ में आ गया। चलो तीसरी चीज समझते हैं, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता है आपका डिस्क्राइब मेथड से, ठीक है। डिस्क्राइब मेथड विल provide all the statistical values, it will provide all the statistical data, ठीक है, all the statistical values of your data frame, ठीक है, of your data set। जो भी आपका डेटा है उसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज ये वाला वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल हमने स्टैटिस्टिक्स हमने यूज की है, मैथमेटिक्स में यूज की है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, ये सारी चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड एविएशन आता है, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। तो ये चीजें हमें अगर पता लगानी है अपनी डेटा की, भाई हमारा जो डेटा है उसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब मेथड। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, डेटा फ्रेम का नाम लिखो डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, सब डेटा फ्रेम के नाम से ही आ रहा है। देखो डेटा फ्रेम डॉट हेड, डेटा फ्रेम डॉट शेप, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, सब डेटा फ्रेम के नाम से आ रहा है। डॉट लगा के बस एट्रीब्यूट या मेथड लिखना है। तो डेटा फ्रेम डॉट हेड, डेटा फ्रेम डॉट, ठीक है, डिस्क्राइब, डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो भैया देख लेते हैं, समझते हैं इस चीज को। What it will provide statistical values, statistical values, हाँ सर इसमें जैसे क्वार्टाइल्स वेरिएंस वो नहीं शो करता मतलब, या क्वार्टाइल शो कर, वर्जन क्वार्टाइल शो करता है, क्वार्टाइल शो करता है, ठीक है, वेरिएंस शो नहीं करेगा, वेरिएंस की जगह पर स्टैंडर्ड डेविएशन शो करेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में आपको पता है जैसा वो रूट होता था, वेरिएंस रूट। वो भी कोरिलेटेड होते हैं। Yes, sir. वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है इट मींस कि आपको वेरिएशन वेरिएंस भी पता है ना, ठीक है। यस सर। तो देखो हाँ, और क्वांटाइल होता है, क्वांटाइल होता है, अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या है, हर एक कॉलम में सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ,
इसका देखो हम क्या करते हैं, देखो सैंपल लेंथ का जितने भी वैल्यूज है हमें उसका मीन निकालना है। तो मीन कल हमने निकाला था, मीन फंक्शन से हम वैसे भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ देखने से मतलब है तो यहां से दिख रहा है, ये देखो सेकंड वाला कॉलम देखो, मीन सैंपल लेंथ का मीन कितना है 5.84 33333। सैंपल विड्थ का मीन कितना है 3.054, ठीक है 000। पेटल लेंथ के मीन कितना है 3.758667। पेटल विड्थ का मीन कितना है 1.198667, ठीक है। सो इट विल शो द मीन ऑफ ऑल द कॉलम्स। भैया इतने सारे कॉलम्स हैं तो मीन आपको अच्छे से पता है भाई, सबका सम कर दो, जितने भी आपकी वैल्यूज हैं उनका सम कर दो और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या होता है, मीन इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया है और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो वही चीज आ रही है, तो और अपने आप आ रही है, ठीक है। सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। चलो ठीक है। काउंट क्या बताएगा, काउंट ये बताएगा भैया कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो 150 है ना, सारे 150 है। सैंपल लेंथ भी 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, ठीक है चलो अच्छी बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है सबका। सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, आप पहले क्या निकाल लो, उस डेटा का मीन निकाल लो, और जो मीन निकल के आएगा, ठीक है, उस मीन को, ठीक है, उस माइनस कर दो हर एक वैल्यू से, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, जो उसका समेशन आएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करके अंडर रूट लेके डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एक रफ आइडिया में यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अपॉन n। कुछ इस तरीके से पढ़ा था, याद है क्या, पढ़ा था ना, यस सर। है ना, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो देखो ये तो हम मैथमेटिक्स में हम निकालते थे, इन्होंने खुद ही निकाल के दे दिया है, ठीक है। आप निकालोगे ना, आप खुद भी निकालोगे ना तो यही आएगा, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। और रफली आइडिया दे देता हूँ, देखो x क्या है, x है आपकी हर एक वैल्यू, x विल बी, ठीक है, जो हर एक वैल्यू है उस सैंपल लेंथ की हर एक वैल्यू अलग अलग चलेगी, इसीलिए समेशन लगा है। यहाँ समेशन अगर नहीं लगा है तो यहाँ पे समेशन रह गया है अभी, तो समेशन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समेशन है, दिस इज समेशन, ठीक है। और एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन है, ये तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, जो भी मीन आएगा वो, तो उससे माइनस करते चलना है, ठीक है। माइनस करने के बाद उसका जो भी x माइनस एक्स बार आया उनका स्क्वायर करना है हर जगह, ठीक है, टेबल बन जाएगी। स्क्वायर करने के बाद उनको सम कर देंगे, ठीक है, सम करने के बाद डिवाइड कर देंगे n से और उसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरीके से निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो फिर वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मीन। भाई उस पूरे कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आप मिनिमम फंक्शन लगा सकते हो या ये खुद ही दे देगा। भैया उस जो 150 रिकॉर्ड्स है ना, सैंपल लेंथ में, सैंपल विड्थ में, पेटल लेंथ में, पेटल विड्थ में, तो सैंपल लेंथ में मिनिमम वैल्यू कितनी है 4.3, पेटल विड्थ में 0.01 आ गया, ठीक है। तो मिनिमम है तो मैक्सिमम भी होगा, तो मैक्सिमम भी है, ठीक है, लास्ट में है, मैक्सिमम लास्ट में है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, बाकी जो 3 रह उसको हम देखते हैं, मैक्सिमम भी दे रखा है। तो इतनी चीजें हमें पता चली। अभी मैं बात करता हूं 25%, 50%, 75% क्या चीज है, ठीक है, लेकिन अभी हम इतनी बात करते हैं कि इतनी चीजें हमें पता चल गई, एक ही बार में पता चल गई है। डिस्क्राइब आपका जो मेथड है एक ही बार में पता चल रहा है, ठीक है। सो डिस्क्राइब मेथड विल प्रोवाइड द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा,
ठीक है, तो क्या क्या हमने पता कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि मेरे डेटा सेट में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ठीक है, शेप क्या है, ये पता चल गया, और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पता चल गई, मतलब कि हर एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू कितनी है, हर एक कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, हर एक कॉलम का काउंट कितना है, हर एक कॉलम का मीन कितना है, हर एक कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इतनी चीजें पता चल गई। और क्या पता चल गया वो देखते हैं। तो अब दे रखा है 25%, 50%, 75%। 25%, 50%, 75%, दीज आर नोन एज द क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स, QUANTILES, QUANTILES, क्वांटाइल्स, ठीक है। 25% इज नोन एज फर्स्ट क्वांटाइल, 50% इज नोन एज सेकेंड क्वांटाइल, 75% इज नोन एज थर्ड क्वांटाइल। इसको क्वांटाइल बोलते हैं। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइल का कुछ भी मीनिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, मतलब कहने का क्या मतलब है, 25%, 50%, 75% का मतलब क्या है कि वॉट एवर द डेटा यू आर हैविंग इन अ स्पेसिफिक कॉलम, जैसे मैं बात करूं कि सैंपल लेंथ में ही जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर दो, जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आप पहले सॉर्ट कर दो, ठीक है, जस्ट सॉर्ट द डेटा। अब आपने ये सॉर्ट कर दिया है, आपने सॉर्ट कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, ठीक है। अभी तो क्या था, रैंडम थे, अब आपने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ये जो 25% बोल रहा है कि भाई 25% ऑफ डेटा, ठीक है, इज बिलो देन 5.1, ये जो 25% में लिखा आ रहा है ना 5.1, ठीक है। तो 5.1 भाई, आपने जब डेटा को सॉर्ट कर दिया है, डेटा को जो सॉर्ट कर दिया, तो 5.1 कहीं ना कहीं तो होगा। तो 5.1 जहां पर भी है, तो 5.1 से पहले वाली वैल्यूज और 5.1 के बाद वाली वैल्यूज। तो 5.1 एक ऐसा डेटा है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में 25% डेटा है। 5.1 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में 25% डेटा है, बाकी का डेटा सब राइट हैंड साइड में, ठीक है। दिस इज नोन एज 25%, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वांटाइल। सिमिलरली 50% ऑफ 50% का मतलब है सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल इसका मतलब है कि जो 5.8, नीचे आ जाओ, 5.8 के लेफ्ट हैंड साइड में 50% डेटा है, तो वो तो हो गई भाई, ज्यादा ही होगा क्योंकि वैल्यू बड़ी है ना। पहले 5.1 था, अब 5.8 है, वैल्यू बड़ी है, तो वैल्यू बड़ी है तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज भी ज्यादा होंगी। पहले 25% थी, अब कितनी हो गई, 50% हो गई, ठीक है। और यही अगर नीचे आएंगे तो 6.4, तो 6.4 के लेफ्ट हैंड साइड में अब कितना डेटा है, 75% होगा ही। जब 5.8 से नीचे 50% डेटा है, तो मैंने वैल्यू अगर बढ़ाई है तो डेटा का भी परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। तो 6.5 6.4 से नीचे कितना डेटा है आपका, 75% डेटा है, ठीक है। अब इसमें 100% दिया नहीं है, लेकिन 100% एक मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जैसे मान लो दिया नहीं है इसमें, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपको पता है ना भाई, राइट मोस्ट। हमने सॉर्टिंग कर दी है, तो बताओ लास्ट में एलिमेंट कौन सा होगा, जरा बताओ मेरे को। हमने सॉर्टिंग कर दी है, लास्ट में 7.90 मैक्सिमम 7.9 होगा, 7.9 होगा। तो अगर यहाँ पे मान लो 100% भी लिखा होता, तो अगर 100% भी लिखा होता तो सैंपल लेंथ में कितना होता, सैंपल लेंथ के डेटा में क्या होता, 7.9, ठीक है। तो 7.9 के लेफ्ट हैंड साइड में कितना डेटा है, 100% डेटा है, 100%, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइल। 25% डेटा, 50% डेटा, 75% डेटा, मतलब एक आपको रफ आइडिया हो जाता है कि हाँ ये वैल्यू है, इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में इतने परसेंटेज डेटा है, ठीक है। तो ये सारी इसी को बोला जाता है फर्स्ट क्वांटाइल, सेकंड क्वांटाइल एंड थर्ड क्वांटाइल, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया है, तो इतनी सारी चीजें हमें पता चली है। बताओ सर, क्वार्टाइल पूछना था सर, क्वार्टाइल भी निकाल सकते हैं? क्या चीज, क्वार्टाइल, क्वांटाइल नहीं सर, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग चीजें हैं, उसको हम अलग देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसको देखते हैं, है ना, ओके सर। ठीक है।
तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कल रह गया था हमारा इन्फो, ठीक है, इन्फो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन्फो फंक्शन लगा दिया, इन्फो मेथड लगा दिया, तो ये भी हमें अपने डेटा सेट के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है ये भाई, इसको देख लेते हैं क्या बता रहा है ये। तो देखो यहां से देखो, यहां से देखो, ये जो डेटा है ये देखो, ये क्या बता रहा है। देखो ये बता रहा है कि भाई कॉलम्स के नाम क्या है, तो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीसीज, ठीक है। अब देखो आगे कॉलम में क्या लिखा है, नॉन नल काउंट, नॉन नल काउंट मतलब नल नहीं है। नल, नल का मतलब क्या है, नल का मतलब है कि डेटा मिसिंग है, डेटा मिसिंग है। तो हमारा जो आयरिस डेटा सेट है, अभी हमने कॉपी वाला नहीं लिया है, कॉपी वाला नहीं ले रहे हैं, आयरिस मेन वाला ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई मिसिंग डेटा नहीं है, ठीक है। एवरी सेल इज फिल्ड अप, एवरी सेल इज फिल्ड अप, ठीक है, ठीक है, कोई भी सेल खाली नहीं है। तो ये बता रहा है कि नॉन नल काउंट कितना है, मतलब ये इससे ये पता चल जाएगा कि मिसिंग डेटा। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट आया, ठीक है, अब हम या तो मैनुअली देखें उसको कि भाई कहाँ कहाँ पर डेटा मिसिंग है, कौन कौन सा सेल खाली है, हम मैनुअली देखते हैं। अब कुछ रिकॉर्ड कम है तो ठीक है भाई, 150 रिकॉर्ड है, 150 रिकॉर्ड है तो ठीक है, एक बार में देख लिया। अब मान लो 10,000 रिकॉर्ड है, अब 10,000 रिकॉर्ड है, हम मैनुअली कहाँ तक देखेंगे। तो आप क्या करो, इन्फो लगाओ डायरेक्ट, आप तो डायरेक्टली इन्फो लगाओ, और आपको मैनुअली देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं देख रहे हो कि भाई एक एक, हाँ ये सेल खाली है, ये सेल खाली है, ये सेल खाली है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। इन्फो लगा दो, इन्फो लगा दो कि जब आपको पता है कि भैया इसमें 10,000 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे आप वो दिखाएगा। देखो अगर 10,000 रिकॉर्ड है तो वो 10,000 यहाँ लिखा आएगा। अब यहाँ पे 150 रिकॉर्ड है तो 150 लिखा आ रहा है, और 150 के आगे लिखा आ रहा है नॉन नल। नॉन नल का मतलब है कोई भी खाली नहीं है, सब भरे हैं। नॉन नल का मतलब है नल नहीं है, नल नहीं है मतलब कुछ ना कुछ डेटा है। सो 150 रिकॉर्ड्स, सेपल लेंथ में 150 रिकॉर्ड्स है, सेपल विड्थ में 150 रिकॉर्ड्स है, पेटल लेंथ में 150 रिकॉर्ड्स है, पेटल विड्थ में 150 रिकॉर्ड्स है, स्पीसीज में 150 रिकॉर्ड्स है। टोटल रिकॉर्ड्स 150 थे, और हर एक कॉलम में सब में 150 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कोई भी सेल खाली नहीं है, ठीक है। अगर एक भी सेल खाली होता तो 150 से कम लिखा आता। तो विदाउट चेकिंग मैनुअली, ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग मैनुअली whether the cell is empty or not, just apply this method info, ठीक है। with this you will get the information whether your cell contains missing data or null values or not, ठीक है, एक बार में पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके सर साथ यहाँ साथ पे उसने अगर ये भी हमारा किसी भी हमारे उसमें लाइक सेपल लेंथ में हमारी 150 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर उसमें हमारे में 150 में से कोई एक भी हमारा खाली होता, कोई भी एक भी बॉक्स खाली होता, तो यहाँ पे बस ऐसे ही शो करता लाइक 149 नॉन नल यस रिकॉर्ड्स। यहाँ यस पे यस इंडेक्स यस, नहीं देता वो कि कौन सा उस पे वो है, खाली है। नहीं इंडेक्स, इंडेक्स नहीं ओके। देता, इंडेक्स नहीं देता, इंडेक्स नहीं देता, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। एक बार चाहो तो ट्राई कर लेते हैं। देखो मैं कॉपी ले लेता हूँ, चलो मैं कॉपी ले लेता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं एक सेल, और कॉपी 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 कॉपी, ये है हमारी कॉपी। देख लेते हैं एक बार, मैनुअली पहले चेक कर लेते हैं और फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये है एक, ठीक है, वही हमारा डेटा है, 1 2 3 4, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेपल विड्थ में 2 सेल खाली है, ठीक है, और सेपल लेंथ में एक खाली है, और पेटल लेंथ में एक खाली है, ठीक है, ये खाली है। तो आइरिस कॉपी को ले लेते हैं हम अपने लोकल रिपोजिटरी में। तो भाई यहाँ पे ले लेते हैं लोकल रिपोजिटरी में कॉपी वाला, ये ले लिया हमने कॉपी, ठीक है। तो आ गई है यहाँ पे कॉपी, और इससे बना लेते हैं एक नया डेटा फ्रेम, लगा देते हैं फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश कंटेंट, कंटेंट स्लैश iris copy डॉट CSV,
ठीक है, और इसके नीचे लिख देते हैं डेटा फ्रेम आ चुका है, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं df1.info info और चला देते हैं भाई इसको। देखो भाई चल गया भाई, देखो आप देख सकते हो क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, आ रहा है, सही आ रहा है, ओके सर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। एक इसमें कम, एक इसमें कम हुआ है, एक इसमें कम हुआ है, इसमें 2 कम हुए हैं, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया है, ठीक है। तो डेटा सेट को ये सब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें देखो स्टार्टिंग में मैं आपको ये स्टेप बताऊंगा, ये देखो स्टेप्स होते हैं जब भी मशीन लर्निंग वगैरह लगानी है, तो वी हैव द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा, क्योंकि जब तक हमें खुद ही नहीं समझ में आएगा डेटा, हम उसमें क्या लगाएंगे, हम कैसे पता करेंगे कि मशीन लर्निंग हम सही लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी सही आ रही है नहीं आ रही है, और नहीं सही आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, हमने सही चीजों पे मशीन लर्निंग लगाई भी है या ऐसे ही है। तो ठीक है, तो पहला स्टेप है वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास, ठीक है, डेटा सेट में कोई भी मिसिंग डेटा नहीं होना चाहिए, तो वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अभी समझने के लिए कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा इन्फो, ठीक है, इन्फो से हमने ये पता लगा लिया है, ठीक है, और ये लॉक वाला हम कर ही चुके थे, ठीक है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है, ठीक है। और अब थोड़ा सा चाहो तो मैटप्लॉटलिब देख सकते हैं, या कल स्टार्ट करें, कल स्टार्ट करें, चलो कल स्टार्ट करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को, और मैटप्लॉटलिब में भी हम पांडास को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ग्राफ को जो प्लॉट करना है, वो प्लॉट करने के लिए भी क्या होता है भाई, ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। आप मैथमेटिक्स में भी जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको डेटा चाहिए होता है, तो डेटा हम ले लेंगे पांडास से, तो पांडास से मिलेगा हमें डेटा, और मैटप्लॉटलिब से मिलेगा उस डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कल स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सर। तो सेशन को करते हैं, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।